नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखते हैं 10th क्लास में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। इसमें देखते हैं संसाधन की परिभाषा। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में काम में ली जाती है एवं जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी या तकनीकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में हमारे चारों ओर हमारे आसपास पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आती है वो वस्तु संसाधन कहलाती है। आगे है संसाधनों का वर्गीकरण। यानी संसाधनों को कुल कितने भागों में बांटा जाता है। तो संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। पहला है जैव संसाधन। बिल्कुल इजी परिभाषा, वे संसाधन जो सजीव होते हैं अर्थात उनमें जीवन पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु इत्यादि जैव संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव होते हैं अर्थात उनमें जीवन नहीं पाया जाता, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज पदार्थ, जितने भी अपन खनिज निकालते हैं, कोयला, एल्यूमिनियम, लोहा, जो भी निकलता है वो अजैव संसाधनों के अंतर्गत आता है। दूसरा आधार देखते हैं अपन समाप्यता के आधार पर। समाप्ति के आधार पर संसाधनों की जो पाए जाने की सीमा है उसके आधार पर संसाधनों को भी दो भागों में बांटा जाता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। संसाधनों में दोस्तों देखते हैं अपन अधिकांश संसाधनों की परिभाषा है वो उनके नाम से निकल जाती है। वे संसाधन जो शीघ्रता से पुनः निर्मित अथवा नवीनीकृत हो जाते हैं, यानी जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, वे सारे के सारे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, लगातार इनका नवीनीकरण किया जा सकता है, असीमित है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनके निश्चित भंडार हैं, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों साल लग जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला हमारे पास निश्चित मात्रा में भंडार है, अपन अगर तीव्र गति से उसका उपयोग करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा और धीमी गति से उसका प्रयोग करेंगे तो थोड़े समय बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका निश्चित मात्रा में भंडार है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि संसाधनों के निश्चित मात्रा में भंडार हैं, जिनका उपयोग करने पर एक दिन वो समाप्त होंगे ही होंगे, इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। अगला है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों को चार भागों में बांटा जाता है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जिन पर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे अपना स्वयं का घर, स्वयं की भूमि होती है, किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में होती है, तो वे सभी संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक संसाधन, नाम से परिभाषा निकल रही है, वे संसाधन जिस पर समाज या समुदाय का नियंत्रण होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारे गांव के आसपास की जो चारागाह भूमि होती है, तालाब होते हैं, पार्क होते हैं इत्यादि, वो सभी अपने समाज के या समुदाय के होते हैं, इसलिए वे सारे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। वे सभी संसाधन जो राष्ट्र की संपदा हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़कें, नदियाँ, तालाब, बंजर भूमि इत्यादि सभी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्र की सीमा से 12 नॉटिकल मील तक समुद्री तथा महासागरीय क्षेत्र व उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन भी राष्ट्र की संपदा के अंतर्गत ही आते हैं। यानी समुद्री क्षेत्र में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं 12 नॉटिकल मील तक, वो सारे के सारे उस राष्ट्र की संपदा माने जाते हैं। जैसे भारत की जो सीमा रेखा है, समुद्री सीमा रेखा है, जलीय सीमा है, उसके आसपास 12 नॉटिकल मील तक की जो क्षेत्र है, उसमें पाए जाने वाले जितने भी जो पदार्थ हैं वो सारे भारत के अधिकार क्षेत्र में, इसलिए उनको अपन भारत के राष्ट्रीय संसाधन आसानी से बोल सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जिन संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 नॉटिकल मील से आगे का जो क्षेत्र है, उस सभी किसी भी क्षेत्र पर किसी निश्चित देश का अधिकार नहीं होता, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, सभी देशों का समान अधिकार उस पर होता है, तो वे सभी संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अंटार्कटिका महाद्वीप है,
महासागरीय क्षेत्र है। ये सारे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। चौथा अपन देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधनों को अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। पहला संभावी संसाधन, विकसित भंडार और संचित कोष संसाधन। पहला है संभावी संसाधन। वे संसाधन जो विद्यमान तो हैं परंतु उनके उपयोग की तकनीक का सही विकास नहीं होने के कारण अभी तक उनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी वर्तमान समय में मौजूद हैं लेकिन उनको उपयोग में लेने की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हो पाई है कि उनको अपन तीव्र गति से काम में ले सकें। जैसे पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ज्यों ज्यों समय बीतेगा इन टेक्नोलॉजी विकसित होती चली जाएगी, त्यों त्यों इनके उपयोग की संभावना है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। दूसरा है विकसित भंडार। वे संसाधन जिनके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीक उपलब्ध है एवं जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, इसका तीव्र गति से उपयोग हो रहा है क्योंकि इनको प्रयोग में लेने की तकनीक हमारे पास उपलब्ध है। अगला है संचित कोष संसाधन। ऐसे संसाधन जिनके भंडार मौजूद हैं एवं भविष्य में उनके उपयोग की संभावना है, जैसे नदियों का जल, वन संपदा इत्यादि। यानी वर्तमान समय में हम इनका प्रयोग कम मात्रा में कर रहे हैं लेकिन भविष्य में उनके उपयोग की संभावना बनी रहती है। ऐसे संसाधनों को अपन संचय के रूप में भंडारण करके रखते हैं, तो ऐसे संसाधन संचित कोष संसाधन कहलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।